आप नमस्कार। उत्तराखंड राज्य विशेष की कक्षा में आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की संरचना। क्योंकि पिछली जो हमारी कक्षा हुई थी, पिछली कक्षा में हमने देखा था उत्तराखंड के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे को, और उससे पहले हमने देखा था उत्तराखंड के क्षिप्त अध्ययन के बारे में। तो आज हम जानने वाले हैं उत्तराखंड की भौतिक संरचना क्या है। उत्तराखंड की भौतिक संरचना देखने के बाद हम उत्तराखंड की जलवायु देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य विशेष की जलवायु किस प्रकार से है, और इस प्रकार से हम ये जो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, इसको हम समाप्त करेंगे। सबसे पहली बात, उत्तराखंड की जब बात आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, एक हिमालयी राज्य है। और हिमालयी राज्यों से संबंधित जो अवधारणा लाई गई थी, क्योंकि आप देख रहे थे कि देश में जब जनता के बाद से तेजी से विकास होने लगा था, उस समय देखा गया था कि जो हिमालयी राज्य हैं वो मैदानी राज्यों से पिछड़े हुए। मैदानी राज्यों में विकास की जो गति है, विकास जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके परिणाम मिल रहा है वो अलग है, जबकि जो आपके पर्वतीय राज्य हैं वहां उस अनुरूप में उसका परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कारण होता है कि मैदान विशेष की, मैदानी जो हमारे राज्य हैं वहाँ की जलवायु अलग होती है, संस्कृति अलग होती है, वहाँ की मांग अलग होती है, वहाँ की जो अवस्था है वो अलग प्रकार की होती है। और पर्वतीय क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो क्षेत्र विभिन्न प्रकार से मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होते हैं, जिसके चलते जिस योजना से आप मैदानी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उस योजना को आप पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों दोनों की मांग अलग अलग होती है। ठीक है, तो हिमालयी राज्य की जो अवधारणा आई थी उसी के चलते आप जानते होंगे केवल स्वतंत्रता के बाद केवल आपका एकमात्र राज्य था असम, जो पहला हिमालयी राज्य घोषित किया गया था। और आपका जो उत्तराखंड है इसकी यदि हम बात करें तो 11वां हिमालयी राज्य जब इसका गठन हुआ तो इसको घोषित किया गया था। तो हिमालयी राज्य की जो अवधारणा है उसका उद्देश्य था कि जिस प्रकार से मैदानी राज्यों में विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, उसी प्रकार से आपके पर्वतीय राज्यों में, पर्वतीय क्षेत्रों में भी विकास देखने को मिले, इसलिए ये कार्यक्रम चलाए गए थे। तो चलिए सबसे पहले उत्तराखंड की भौतिक संरचना हम देखने वाले हैं। उत्तराखंड के बारे में कुछ जानने का, समझने का हम प्रयास करते हैं। क्या चीजें हमें जाननी है, क्या समझनी है, उसके बारे में हम सबसे पहले आपको बता दें। 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए, उत्तराखंड की भौतिक संरचना का हम अध्ययन कर रहे हैं, और उत्तराखंड की भौतिक संरचना के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण चीजें, इन बिंदुओं का हमें अध्ययन करना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चा को प्रारंभ। तो सबसे पहले आप जानते हो उत्तराखंड जो है वो हिमालय का एक अभिन्न अंग कहा जा सकता है, हिमालय की गोद में बस राज्य कहा जा सकता है। तो उत्तराखंड के बारे में सबसे पहले, उत्तराखंड हिमालय का अभिन्न अंग है, आपको पता होना चाहिए। इसमें हिमालय पर्वत की सभी भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। वो सभी भौगोलिक विशेषताएं जो आपको हिमालय पर्वत में देखने को मिलती हैं वो आपको उत्तराखंड के क्षेत्र में भी देखने को मिलती होंगी, क्योंकि हिमालय का जो विस्तार है ये उत्तराखंड होते होते अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है। और बोला जाता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप हैं कहीं ना कहीं हिमालय के ही विस्तार, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि जब बात आप हिमालय करते हो और विशेषकर उत्तराखंड की बात कर रहे हो तो उत्तराखंड के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि जैसे जैसे आप उत्तराखंड के उत्तरी भागों में गति करोगे, या आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड के उत्तरी भागों से जैसे आप दक्षिणी भागों तक गति करोगे, मतलब ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से जिस प्रकार आप शिवालिक हिमालय की तरफ गति करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांस हिमालय जो है वहां पर ऊंचाइयां बहुत ऊंची हैं, ठीक है, पर्वत चोटियों की ऊंचाइयां। और जैसे जैसे आप दक्षिण में आते जाते हो, पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं उनकी ऊंचाइयां कम होती जाती हैं। जो इनका मध्य भाग है उसमें भी आप देखोगे कि जो इनकी ऊंचाइयां हैं वो शिवालिक की अपेक्षा या दक्षिणी भाग की अपेक्षा अधिक देखने को मिलती हैं। मतलब
मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वो सामान्य ऊंचाई वाला है, दक्षिणी क्षेत्र जो है वो नीचा है, और इनका जो उत्तरी क्षेत्र है उसको आप कह सकते हैं अधिक ऊंचाइयों वाला क्षेत्र आपको उत्तराखंड विशेष में, उत्तराखंड राज्य विशेष के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप देखते होंगे सकरी एवं गहरी नदियां आपको देखने को मिलती हैं। कोई भी पर्वतीय राज्य उठा लीजिए, चाहे आप कश्मीर की बात कर लीजिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, आप पूर्वोत्तर में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, जहां भी पर्वतीय क्षेत्रों में आपको नदियां देखने को मिलती हैं, ये नदियां गहरी घाटियां बनाती हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचाई से नीचे उतरती हैं और इस दौरान इनका वेग ज्यादा होता है, और इसमें जो लेकर ये अपने साथ बहती हैं उनकी जो अपर्दन क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा है, जिससे ये रास्ते में काट छाट करती हुई चलती हैं। और इससे आपको देखने को मिलेगा कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में आपको जो नदी घाटियां देखने को मिलती हैं काफी सकरी, काफी गहरी देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे नदियां मैदानी भागों में उतरती जाती हैं, आप देखोगे नदी घाटियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, और जो इन अपर्दन करने की क्षमता थी, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में आते आते इनकी अपर्दन करने की क्षमता कम हो जाती है, इनकी गति कम हो जाती है, जिसके चलते ये गहरी घाटियां नहीं बना पाती बल्कि छिछली और चौड़ी घाटियां बनाती हैं मैदानी क्षेत्र। ये भी आपने देखा होगा। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड का एक अपना महत्व है, एक अपना विशिष्ट स्थान है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड को कहा जाता है देवों की भूमि, देवभूमि के नाम से भी उत्तराखंड को बताया गया है, उत्तराखंड को संवारा गया है। अब इसके साथ साथ आप जानोगे कि उत्तराखंड की प्राकृतिक इकाइयां जो हैं बहुत ही स्पष्ट है। प्राकृतिक इकाइयों की हम बात करें तो यहाँ की उत्तराखंड राज्य विशेष की जो भूगर्भिक संरचना है, उत्तराखंड राज्य विशेष की जो भू आकृतियां हैं, उत्तराखंड राज्य विशेष की जो जलवायु है, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि बहुत ही स्पष्ट है। यहाँ का धरातलीय स्वरूप हो गया तो बहुत ही स्पष्ट है, और इन स्वरूपों के आधार पे, इन अवयवों के आधार पे उत्तराखंड राज्य विशेष को कुछ प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। कहीं कहीं पुस्तकों में आप 6 प्राकृतिक भाग पढ़ते होंगे, कहीं कहीं पुस्तकों में जब मैदानी भाग को भी जोड़ लिया जाता है तो आप 7 प्राकृतिक भाग पढ़ते होंगे। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम उत्तराखंड को 4 विशेष प्राकृतिक भागों के रूप में देखेंगे। ठीक है, 4 विशेष प्राकृतिक भागों के रूप में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि उत्तराखंड का जो उत्तरी क्षेत्र देखने को मिलता है वो वर्ष भर हिम शिखरों से आच्छादित शिखर देखने को मिलता है। कई सारी नदियां इन शिखरों से निकलती भी हैं, जो वर्ष भर जल की मात्रा उत्तराखंड राज्य विशेष को उपलब्ध कराती रहती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप जानते होंगे कि बंदरपूछ हो गया, केदारनाथ हो गया, सतोपंथ हो गया, इस प्रकार के बहुत सारी पर्वत चोटियां या पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं और हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेशों की यदि हम बात करें, जैसे भूगर्भिक संरचना, स्थलीय विन्यास, जलवायु और वहां की स्थितियों के आधार पर किस प्रकार से आप उत्तराखंड को डिवाइड करते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास हम करते हैं। इस आधार पर यदि हम देखें तो उत्तराखंड को हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 4 भागों में हम बांटकर पढ़ेंगे। पहला आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय। दूसरा जो है आपका हो जाएगा बृहद हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, बृहद हिमालय का क्षेत्र। तीसरा आपको देखने को मिलेगा, लघु हिमालय का क्षेत्र, और चौथा आपको देखने को मिलेगा शिवालिक हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, अब इसी शिवालिक हिमालय को जो हम पढ़ेंगे तब यहीं पे हम 2 चीजें और देख लेंगे, एक हम तराई देख लेंगे, एक हम भावर देख लेंगे। ठीक है,
भाबर और तराई का भी अध्ययन हम यहीं पर कर लेंगे जब हम शिवालिक की बात करेंगे। तो मुख्य रूप से हम 4 भागों को पढ़ने वाले हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम 6 प्राकृतिक भागों को पढ़ने वाले हैं, 4 मुख्य और 2 तराई और भाबर को लेकर 6 प्राकृतिक भागों में हम पढ़ने वाले हैं पूरे हिमालय को, पूरे उत्तराखंड को। और इसमें आप देखोगे कि कई सारी चीजें आपकी बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसे संदर्भित अभी आपको एक मैप भी दिखाता हूं और उसके बाद हम चर्चा करते हैं। चले, तो आपने देखा कि भौगोलिक प्रदेश जब हम बांटते हैं उत्तराखंड को तो 4 भौगोलिक प्रदेशों के रूप में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, बृहद हिमालय का क्षेत्र, लघु हिमालय का क्षेत्र और शिवालिक हिमालय का क्षेत्र। अब इनको एक एक करके हमें देखने की जरूरत, समझने की जरूरत है। देखिए, ये आपको एक मैप दिख रहा होगा। इस मैप में आप तो सभी क्षेत्र स्पष्ट हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये तराई क्षेत्र है, ये आपका तराई का क्षेत्र है। ठीक, ये आपका तराई का क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद यदि आप थोड़ा सा ऊपर जाते हो तराई से तो आप देखते हो कि ये भाबर का क्षेत्र है, ये आपका भाबर का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। और भाबर के क्षेत्र के जैसे ही आप उत्तर में जाते हो आप देखते हो कि ये आपका शिवालिक का क्षेत्र है। ठीक है, और शिवालिक के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आप देखने को पाओगे कि ये आपका जो है, ये शिवालिक और ये पूरी जो रेखा है इसके बीच का जो क्षेत्र है ये लघु हिमालय का क्षेत्र है। और लघु हिमालय के बाद जब पुनः आप आगे बढ़ते हो लघु हिमालय के बाद, तो ये आपका जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये आपका देखने को मिल रहा है बृहद हिमालय का क्षेत्र। बृहद हिमालय के उत्तर में जब आप जाते हो तो ये जो उत्तराखंड में कुछ थोड़ा सा क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये आपका आता है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। तो उत्तराखंड को मुख्य रूप से यदि हम देखें तो 4 प्राकृतिक भागों में बांटा हमने। पहला हमने बांटा ट्रांस हिमालय, दूसरा हमने बांटा बृहद हिमालय, तीसरा हमने बांटा लघु हिमालय और चौथा हमने बांटा शिवालिक हिमालय। 4 बृहद क्षेत्रों में हमने बांटकर इसको रखा है और इसी आधार पे हम चीजों को लेकर चलने वाले हैं। अब जैसे जैसे आप जानते होंगे यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिल रही होंगी। जैसे आपने देखा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जो है ये टेथीज भ्रंश के माध्यम से एक दूसरे से अलग होता है, पता होना चाहिए। क्योंकि जो हिमालय का भाग है, प्रत्येक हिमालय का जो विभाजन हुआ है वहां पे एक भ्रंश उपस्थित और उसी भ्रंश के सहारे हम विभाजन करते हैं। ठीक है, फिर आप देख रहे होंगे कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय जो है ये मुख्य केंद्रीय भ्रंश के द्वारा अलग होता है। ठीक है, फिर आप देख रहे होंगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है ये सीमांत भ्रंश के माध्यम से अलग होता है। तो यहाँ पे 3 प्रमुख भ्रंश भी आपको पढ़ने हैं, सीमांत भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश और टेथिस भ्रंश। और आप याद भी रखना है कि कहाँ से किस प्रकार से ये डिवाइड होता है। तो सबसे पहले एक करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय आपको देखने को मिल रहा है, ये जो क्षेत्र आपका है, ये जो क्षेत्र आपका है यह ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। और ट्रांस हिमालय की क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आपको मैप से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि इसका जो विस्तार है ये उत्तराखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में अंतिम सीमा तक है। उत्तराखंड का ये भाग है उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, मतलब उत्तराखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। और यह उत्तराखंड का अंतिम भाग है, यह भी आपको मैप से पता हो रहा होगा। और यह दक्षिण में टेथिस भ्रंश से बृहद हिमालय से अलग होता है। ट्रांस हिमालय टेथिस भ्रंश से बृहद हिमालय से अलग होता है, ये भी आपको पता हो रहा होगा। इसे वृष्ट छाया प्रदेश भी कहते हैं। इस रीजन को पूरे क्या कहते हैं, वृष्ट छाया प्रदेश के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा आप देखेंगे वृष्ट छाया प्रदेश होने के कारण यहाँ पे नाम मात्र की आप कह सकते हैं शून्य होती है। ठीक है, वास्तव में यदि देखा जाए तो ये बृहद हिमालय का ही भाग था। इस पूरे भाग को यदि हम देखें तो वास्तव में ये कभी ना कभी बृहद हिमालय का ही भाग था। लेकिन आप जान रहे हैं कि विभिन्न गतिविधियों के कारण, विभिन्न आप कह सकते हैं कि प्लेट विवर्तन की गतिविधियों के कारण ये भाग अलग हुआ और वास्तव में ये बृहद हिमालय का ही भाग माना जाता है। और इसकी खोज स्वेन हेडन नामक व्यक्ति ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। स्वेन
हेडन, स्वेन हेडन नामक व्यक्ति ने इसकी खोज किया था। कब किया था यदि हम बात करें तो वर्ष 1936 में इसकी खोज की गई थी। वर्ष 1936 में स्वेन हेडन नामक व्यक्ति द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। पूरा का पूरा जो ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है ये अवसादी निक्षेपों से बना हुआ है, अवसादी शैलों से बना हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है वो अवसादी शैलों से बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो आयु मानी जाती है ये 7 करोड़ से 60 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 7 करोड़ से 60 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 7 करोड़ से 60 करोड़ पूर्व इसकी आयु मानी जाती है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखें इस मैप में यदि आप देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको और स्पष्ट हो रही हैं। जैसे आप देख रहे होगे कि महा हिमालय के उत्तर में विस्तारित इस क्षेत्र में कुछ भाग तिब्बत के अधीन भी आता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड की जो उत्तरी सीमा है वो चीन और तिब्बत से टच करती है। तो इसका जो कुछ भाग है, इस पार्ट का जो कुछ भाग है, आप कह सकते हैं ज़्यादातर जो हिस्सा है वो तिब्बत हिस्से में आता है। और इसकी जो ऊंचाई है, इस क्षेत्र में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी जो ऊंचाई है ये 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये देखने को मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तथा इसकी जो चौड़ाई है ये 20 से 30 किलोमीटर है। क्या है? इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है, भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस भाग की ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 से 30 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा इस मैप को देखकर भी कि कई बार परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तराखंड के जो प्राकृतिक भाग हैं उनमें किस प्राकृतिक भाग की चौड़ाई सबसे ज्यादा है। तो आपको याद रखना है कि जो लघु हिमालय है उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसकी चौड़ाई है? तो आपको याद रखना है शिवालिक की चौड़ाई सबसे कम है। इन चारों में यदि याद रखना है तो शिवालिक की चौड़ाई सबसे कम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको एक फैक्ट के रूप में याद रखना है, ठीक है। अब में देखें तो बहुत सारे जो दर्रे हैं, बहुत सारे दर्रे जैसे किंगरी बिंगरी एक महत्वपूर्ण दर्रा है, दारमा हो गया, लिपू लेक हो गया, बहुत सारे जो दर्रे हैं महत्वपूर्ण वो इसी क्षेत्र में स्थित हैं, क्योंकि इन्हीं दर्रों के माध्यम से पूर्व में हम तिब्बत से व्यापार करते थे, पूर्व में हम चीन से व्यापार करते थे। तो ये तो आपका हो गया ट्रांस हिमालय। अब हम बात करने वाले हैं बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय आपका ये वाला भाग है, ठीक है। बृहद हिमालय की बात करें तो मैप से ही आपको अवस्थिति पता चल जा रहा है कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में और लघु हिमालय के उत्तर में जो भाग स्थित है उसको हम बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या चीज? ट्रांस हिमालय के दक्षिण में और लघु हिमालय के उत्तर में जो भाग स्थित है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। और बृहद हिमालय जो है ये लघु हिमालय से मुख्य केंद्रीय भ्रंश के द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मुख्य केंद्रीय भ्रंश के द्वारा अलग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा इस भाग की जो चौड़ाई है ये 15-30 किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर तक दिखाई देती है, बताई जाती है। और आप देखोगे कि इनकी जो ऊंचाइयां हैं ये 4500 किलोमीटर से लेकर 7817, कितना? 4500 किलोमीटर से लेकर मीटर 7817 मीटर तक देखी जाती हैं। ये चौड़ाई हो गई किलोमीटर में, ऊंचाई इनकी हो गई मीटर में कि 4500 मीटर से लेकर 7817 मीटर तक देखी जाती है। और 7817 मीटर की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंदा देवी की हम बात कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ देखें यह श्रेणी राज्य के उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में विस्तारित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 6 जिले हैं, इन 6 जिलों में प्रमुख रूप ये आपका जो बृहद हिमालय का भाग है ये विस्तारित है। और ये जो जिले हैं कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो उत्तरी जिले हैं वहां पे आपको विस्तारित देखने को मिलता है। अब जो बृहद हिमालय का भाग है ये कई जगह पे कटा फटा है,
कई जगह पे कटा फटा है। कटा फटा क्यों है? क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं जो हिमानियों से निकलती हैं, जो बृहद हिमालय के हिमानियों से निकलती हैं, और वो जब दक्षिणी भाग बहती हैं, विशेषकर अपने ढलानों का अनुसरण करते हुए जब वो मैदानी क्षेत्रों में उतरती हैं, तो वो उस भाग को काटती छाटती हुई आगे बढ़ती हैं। और इनमें प्रमुख नदियों की यदि हम बात करें, भागीरथी हो गई, अलकनंदा हो गई, धौली हो गई, ये प्रमुख नदियां हैं जिनके द्वारा बृहद हिमालय कई भागों में काटा हुआ है, काटा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ग्रीष्म काल की यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र विशेष में मूसलाधार आपको वर्षा देखने को मिलती है, क्योंकि इधर वर्षा हो जाती है, जिसके चलते इसके उत्तरी भाग में वर्षा नहीं हो पाती और वो बिष्ट छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है। मानसूनी, क्योंकि आप जानते हैं वर्षा के संबंध में एक फैक्ट याद कर लीजिएगा हमेशा कि वर्षा उस क्षेत्र विशेष में ज्यादा होगी जहां पे पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतनी ज्यादा वर्षा होगी, क्योंकि आप जानते हो कि हवाएं क्या है कि कोई भी जब उनके मार्ग में अवरोध आता है तो उससे टकराकर ऊपर उठती हैं, और टकराकर ऊपर उठने का मतलब है जितनी ज्यादा ऊपर हवाएं उठेंगी उतनी ज्यादा वर्षा आपको देखने को मिलती है और देखने को मिलेगी। ठीक है। अब यदि हम बात करें उदाहरण के रूप में कि अरावली के क्षेत्र में आप देखते हो वर्षा नहीं देखने को मिलती, क्योंकि अरावली जो है अब अपशिष्ट पर्वत रह गया है, वो हवाओं को रोक नहीं पाता, जिसके चलते वहां पे वर्षा देखने को नहीं मिलती। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तराखंड में यदि हम वर्षा देखें तो इसी बृहद हिमालय के क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पर्वतों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और वो आने वाली हवाओं को रोक कर जबरन वर्षा करने को मजबूर करते हैं। और वर्षा जब आपने पढ़ा होगा टॉपिक तो वहां पे आपने देखा होगा। इसमें आपको देखने को मिलता है कि इसके निचले भागों में, विशेषकर इन भागों में आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? विशेष रूप से घास के कुछ प्रमुख मैदान देखने को मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल या अल्पाइन आप कह सकते हैं। तो इसके निचले भागों में, मतलब बृहद हिमालय के जो दक्षिणी भाग हैं, उनमें आपको विशेष रूप से कुछ घास के मैदान देखने को मिलते हैं। फूलों की घाटी का नाम आपने सुना होगा। फूलों की घाटी आपको इसी क्षेत्र विशेष में देखने को मिलती है। यहाँ के जो निवासी हैं उनका प्रमुख कार्य है पशुपालन, और पशुपालन के साथ साथ ये जड़ी बूटियों के व्यापार पर भी निर्भर होते हैं, हस्तशिल्प भी बनाते हैं। तो यही इनका प्रमुख आप कह सकते हैं कि व्यवसाय है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अब तीसरा, लघु हिमालय की हम बात करने वाले हैं। ठीक है। लघु हिमालय, इस क्षेत्र विशेष की हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अब हम लघु हिमालय की बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले लघु हिमालय का जो विस्तार है, आप कह सकते हो कि इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। शिवालिक हिमालय से यह सीमांत भ्रंश के द्वारा अलग होता है। सीमांती भ्रंश के द्वारा यह शिवालिक हिमालय से अलग होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो चौड़ाई है ये मानी जाती है 75 किलोमीटर। सबसे ज्यादा चौड़ाई इसी भाग की देखने को मिलती है। 75 किलोमीटर चौड़ाई शिवालिक भाग की देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो ये चौड़ाई है 50 किलोमीटर, ये घटती बढ़ती रहती है। कहीं आपको 70 देखने को मिलेगी, कहीं आपको 120। एवरेज जो औसत जो यहाँ की चौड़ाई है वो 75 है, लेकिन यह घटती बढ़ती रहती है। कहीं पर आपको 70 तक देखने को मिल सकता है और कहीं पर अधिकतर आपको 120 किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है। इस क्षेत्र में जो चट्टानें आपको देखने को मिल रही हैं, ये लगभग 60 करोड़ वर्ष पुरानी हैं, जिसमें से अधिकांश क्या हैं? कायांतरित चट्टानें हैं। कायांतरित चट्टानें अधिकांश आपको इस भाग में देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि इस भाग में कोड़धारी वनों का जो है, आप कह सकते हैं कि अधिक है। कोड़धारी वन इसमें पाए जाते हैं, घास भी पाए जाते हैं, घास मैदान भी पाए जाते हैं, और यहाँ की जो घाटियाँ हैं वो हरी भरी हैं, जिसके चलते पर्यटकों को ये काफ़ी आकर्षित करती हैं और पर्यटन उद्योग एक प्रमुख उद्योग यहाँ पर माना जाता है। ठीक है। जीवाश्म का यहाँ पे अभाव पाया जाता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। तो इतनी जानकारी आपने कर लिया इस प्रश्न से। 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए,
ये आपको हो गया लघु हिमालय। लघु हिमालय का आपने पूरा अध्ययन कर लिया, लघु हिमालय क्या है, लघु हिमालय का विस्तार क्या है, इसके बारे में आपने पूरा देख लिया है। लघु हिमालय के बाद यदि बात करें, लघु हिमालय के बाद चौथा जो महत्वपूर्ण खंड आपको देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय की कर लेते हैं। शिवालिक हिमालय की यदि हम बात करें तो आप देख रहे होंगे भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में, भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में, और आप कह सकते हो कि जो आपका लघु हिमालय है उसके दक्षिण में जो क्षेत्र विस्तारित है उसको आप जानते हो शिवालिक हिमालय के नाम से। क्या चीज़ हो गया, ये आपका हो गया शिवालिक हिमालय। मतलब लघु हिमालय के दक्षिण में और भाबर क्षेत्र के उत्तर में जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है उसको आप शिवालिक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है शिवालिक की, तो शिवालिक के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे शिवालिक के बाद यदि हम देखें, इस शिवालिक श्रेणी के बाद यदि हम देखें तो आपका भाबर क्षेत्र आ जाता है और तराई क्षेत्र, और इसके बाद आप देखोगे कि मैदानी क्षेत्र आ जाता है जहाँ से गंगा जो है इन मैदानों को सिंचित करते हुए आगे बढ़ती है। तो शिवालिक की यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण क्षेत्र कहा जा सकता है उत्तराखंड राज्य विशेष के संदर्भ में। बाह्य हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय का पाद भी कहा जाता है इसे। और आपको बता दें कि इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो औसत चौड़ाई आपको देखने को मिलती है, शिवालिक क्षेत्र की जो औसत चौड़ाई आप देख रहे होंगे, मैप से ही आपको स्पष्ट होगा कि चौड़ाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई है। और यह जो शिवालिक का क्षेत्र है ये 7 जिलों में विस्तारित है, उत्तराखंड के 7 जिलों में विस्तारित है और 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। शिवालिक की क्षेत्र की यदि हम बात करें तो शिवालिक का क्षेत्र उत्तराखंड की प्रमुख गतिविधियों वाला क्षेत्र कहा जा सकता है। यहाँ पे जो पर्वत चोटियाँ हैं यदि उनकी ऊंचाई की बात करें तो 700 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न पर्वत चोटियों को, विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। और शिवालिक के बारे में आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि जो शिवालिक श्रेणी है ये हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम श्रेणी मानी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नवीनतम श्रेणी होने के साथ साथ इसका जो अनुमान लगाया जाता है वो 1.75 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व लगाया जाता है, मतलब कि इस समय काल में ये बना है। तो सबसे नवीनतम श्रेणी माना जाता है। और नवीनतम श्रेणी होने के कारण क्या है कि उत्तराखंड में यदि हम देखें तो अभी तक जो भी हिमालय की हमने श्रेणी देखा है एकमात्र श्रेणी है जहां पर आपको देखने को मिलता है क्या, जीवाश्म। नवीनतम श्रेणी होने के कारण इस क्षेत्र विशेष में आपको जीवाश्म देखने को मिलते हैं, जीवाश्म प्रधान क्षेत्र आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीष्म काल में यदि हम देखें तो यहाँ का मौसम बहुत सुहाना होता है जिससे पर्यटकों को ये क्षेत्र विशेष बहुत आकर्षित करता है। और इस क्षेत्र विशेष में मुख्य यदि हम देखें व्यवसाय तो आप कह सकते हो कि पर्यटन यहाँ पे मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि ज़्यादातर जो पर्यटन केंद्र हैं उत्तराखंड के वो इसी क्षेत्र विशेष में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया शिवालिक। बाकी कुछ और फैक्ट हैं जो अभी आपको बता दूंगा, नोट डाउन करा दूंगा। शिवालिक के बाद आता है भाबर। भाबर के बारे में मैंने आपको पूर्व भी बताया है कि भाबर का क्षेत्र जो है आप कह सकते हो कि शिवालिक के दक्षिण में और तराई के उत्तर में जो क्षेत्र विस्तारित है उसको आप भाबर के नाम से जानते हो। भाबर क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इसकी भी चौड़ाई जो है वो 10 से 12 किलोमीटर है, काफ़ी चौड़ा है ये भी, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ाई का ये क्षेत्र है। और ये क्षेत्र ऐसा होता है कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र होता है जिससे कृषि से संबंध गतिविधियाँ यहाँ पे नहीं हो पाती हैं। इस क्षेत्र विशेष में आपको बड़े बड़े बोल्डर देखने को मिलते हैं जिसके चलते जो यहाँ पे नदियों की धारा होती है, जो जल होता है वो आपको सतह पर दिखाई नहीं देता है, ये आपको पता होना चाहिए। और पथरीली भूमि होने के कारण, कंकड़ीली भूमि होने के कारण कृषि से संबंधित गतिविधियां आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र को आपको ध्यान से देखना है। 20 से 30 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, 20 से 30 किलोमीटर ये चौड़ा आपका क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है तराई का क्षेत्र।
जो नदियां भाबर क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि लुप्त हो गई थी, इनके बड़े बड़े बोल्डरों के नीचे से बह रही थी, वो एक बार फिर से तराई क्षेत्र में सतह पर आ जाती हैं। और तराई क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, जो आपने सुना होगा पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं आपको तराई के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में जल का आधिक्य होता है और जल का आधिक्य होने के कारण यहाँ पे कृषि से संबंधित गतिविधियाँ भी अच्छी तरह से यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विशेष रूप से यदि हम देखें तो जिस प्रकार से गंगा का मैदान उपजाऊ है, उसी प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि ये जो तराई का क्षेत्र है यह भी उपजाऊ क्षेत्र है। और विशेष रूप से आप देखने को पाओगे यहाँ पे तराई के क्षेत्र में, यहाँ पे आपको देखने को पाओगे कि जो ऐसी फसल जिनको जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऐसी फसल जिनमें जल की ज़्यादा मांग होती है, जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, इस प्रकार की फसलें आपको इस क्षेत्र विशेष में देखने को मिलती हैं, इस क्षेत्र विशेष में उगाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पूरा का पूरा इसका विभाजन कि उत्तराखंड को किस प्रकार से हम विभाजित करते हैं विभिन्न प्राकृतिक भागों में, उसके बारे में आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की जलवायु के बारे में। तो इतनी जानकारी है, इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में फिर हम नोट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप नोट करोगे उत्तराखंड की भौतिक संरचना। आप हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड की भौतिक संरचना और उसी पर आप आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की भौतिक संरचना और उसी पर आप आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की भौतिक संरचना आपको हेडिंग डालना है और उसके बाद आपको लिखना है। अब इसमें आपको लिखना है उत्तराखंड हिमालय का अभिन्न अंग है। उत्तराखंड हिमालय का अभिन्न अंग है। उत्तराखंड हिमालय का अभिन्न अंग है। इसमें हिमालय पर्वत की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं। उत्तराखंड हिमालय का अभिन्न अंग है। इसमें हिमालय पर्वत की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं। उत्तराखंड हिमालय का अभिन्न अंग है। इसमें हिमालय पर्वत की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसका उत्तरी क्षेत्र अधिक ऊंचा, इसका उत्तरी क्षेत्र अधिक ऊंचा, दक्षिणी क्षेत्र नीचा, इसका उत्तरी क्षेत्र अधिक ऊंचा, दक्षिणी क्षेत्र नीचा तथा मध्यवर्ती क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र सामान्य ऊंचाइयों वाला है। तथा मध्यवर्ती क्षेत्र सामान्य ऊंचाइयों वाला है। इसका उत्तरी क्षेत्र ऊंचा, दक्षिणी क्षेत्र नीचा, मध्यवर्ती क्षेत्र सामान्य ऊंचाइयों वाला है। इसकी ऊंचाई मतलब इस पूरे उत्तराखंड की ऊंचाई की बात हो रही है, 300 मीटर से लेकर, इसकी ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 7817 मीटर तक पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 7817 मीटर तक पाई जाती है। सकरी एवं गहरी नदी घाटियां, ऊंचे पर्वत शिखर, मध्य पिंड हिमानी मिलकर अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का सृजन करते हैं। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का सृजन करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे देवों के निवास स्थान के रूप में, हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे देवों के
देवों के निवास स्थान के रूप में बताया गया है। उत्तराखंड की प्राकृतिक इकाइयाँ अधिक अस्पष्ट हैं। उत्तराखंड की प्राकृतिक इकाइयाँ अधिक अस्पष्ट हैं। भूगार्भिक संरचना, जलवायु दशा, भूगार्भिक संरचना, जलवायु दशा, भू आकृतियाँ, भूगार्भिक संरचना, जलवायु दशा, भू आकृतियाँ, वनस्पति प्रकृति, धरातलीय स्वरूप आदि की समानता के आधार पर इसे प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। आदि की समानता के आधार पर इसे प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। उत्तराखंड के उत्तरी भागों में ऊंचे ऊंचे हिम शिखर हैं। उत्तराखंड के उत्तरी भागों में ऊंचे ऊंचे हिम शिखर हैं, जिनके मध्य हिमानियां हैं। इन हिमानियों से हिमनद प्रवाहित होता है। इन हिमानियों से हिमनद प्रवाहित होता है, जहाँ से सतत वाहिनी नदियों का मार्ग प्रशस्त होता है। जहाँ से सतत वाहिनी नदियों का मार्ग प्रशस्त होता है। उत्तराखंड में बंदरपूछ, केदारनाथ, उत्तराखंड में बंदरपूछ, केदारनाथ, सतोपंथ, चौखंभा, कामेत जैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे नोट करिएगा। उत्तराखंड के उच्च हिमाच्छादित क्षेत्रों में, थोड़ा सा फास्ट नोट करिएगा। उत्तराखंड के उच्च हिमाच्छादित क्षेत्रों में अनेक निम्न भू आकृतियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमाच्छादित क्षेत्रों में अनेक भू आकृतियां पाई जाती हैं, जिनका निर्माण हिमनद के अपरदन तथा निक्षेप के फलस्वरूप हुआ है। जिनका निर्माण हिमनद के अपरदन तथा निक्षेप के फलस्वरूप हुआ है। जैसे जैसे नदियां नीचे उतरती हैं, इनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। जैसे जैसे नदियां नीचे उतरती हैं, इनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, और कारण मैंने अभी आपको बताया था कि क्यों बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ती जाती है। अब आपको नोट करना है उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेश। हेडिंग डालिएगा, उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेश। उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेश, अब इसमें नोट करिएगा। भूगार्भिक संरचना, स्थलाकृतिक विन्यास,
भूगार्भिक संरचना, स्थलाकृतिक विन्यास, धरातलीय बनावट के आधार पर भूगार्भिक संरचना, स्थलाकृतिक विन्यास, धरातलीय बनावट के आधार पर उत्तराखंड को निम्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। उत्तराखंड को निम्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला ट्रांस हिमालय, का क्षेत्र। दूसरा बृहद हिमालय का क्षेत्र। तीसरा लघु हिमालय का क्षेत्र। और चौथा शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय में ही हम भाबर और तराई क्षेत्र को देखेंगे। ठीक है, तो 4 प्रमुख क्षेत्र हो गए। ठीक, अब इसी में नोट करके लिख लीजिएगा, प्रत्येक प्रदेश एक दूसरे से हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, मुख्य सीमांती भ्रंश जिसको MBT बोलते हैं, मुख्य सीमांती भ्रंश, ये आपका है MBT, मुख्य सीमांती भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, और टेथिस भ्रंश के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो क्षेत्र हैं एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुख्य सीमांती भ्रंश से अलग होता है, फिर आपका आता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, फिर इनका क्रम भी आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह का उत्तर से दक्षिण का क्रम भी नोट कर लीजिएगा कि पहले टेथिस भ्रंश पड़ता है, फिर मुख्य केंद्रीय भ्रंश पड़ता है, फिर मुख्य सीमांती भ्रंश पड़ता है, और मुख्य सीमांती भ्रंश के बाद हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट पड़ता है। हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट की यदि हम बात करें तो शिवालिक क्षेत्र से ये जो मैदानी क्षेत्र आता है ये अलग होता है। ठीक है, तो इनका क्रम भी उत्तर से दक्षिण में याद रखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, अब पहला हेडिंग डालना है आपको ट्रांस हिमालय के बारे में नोट करिएगा। ट्रांस हिमालय, इसका विस्तार उत्तराखंड के उत्तरी पूर्व विभाग में अंतिम सीमा तक है। इसका विस्तार उत्तराखंड के उत्तरी पूर्व विभाग में अंतिम सीमा तक है। दक्षिण में यह टेथिस भ्रंश के माध्यम से बृहद हिमालय से पृथक होता है। टेथिस भ्रंश के नाम पर या टेथिस भ्रंश के नाम से बृहद हिमालय से पृथक होता है। इसे वृष्ट छाया क्षेत्र भी कहते हैं। इसे किसको वृष्ट छाया क्षेत्र कहते हैं? ट्रांस हिमालय को। इसे वृष्ट छाया क्षेत्र भी कहते हैं। वास्तव में यह बृहद हिमालय का ही भाग था। जिसकी खोज स्वेन हेडन ने वर्ष 1936 में की थी। जिसकी खोज स्वेन हेडन ने वर्ष 1936 में की थी। यह अवसादी शैलों से बना हुआ है। जिनकी आयु 7 करोड़ से 60 करोड़ वर्ष पूर्व बताई जाती है। जिनकी आयु 7 करोड़ वर्ष से 60 करोड़ वर्ष पूर्व बताई जाती है।
महाहिमालय के उत्तर में विस्तारित इस क्षेत्र का कुछ भाग, महाहिमालय क्षेत्र के उत्तर में विस्तारित इस क्षेत्र का कुछ भाग भारत में, कुछ भाग भारत में तथा कुछ भाग तिब्बत में आता है। कुछ भाग भारत में तथा कुछ भाग तिब्बत में आता है। इसकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर, इसकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर तथा चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर बताई जाती है, तथा चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर बताई जाती है। इस भाग में दारमा लिपुलेख, इस भाग में दारमा लिपुलेख, किंगरी बिंगरी, इस भाग में दारमा लिपुलेख, किंगरी बिंगरी, जेलूखगा दर्रे स्थित हैं, दर्रे स्थित हैं। चलें अगला नोट करें। बृहद हिमालय या उच्च हिमालयी क्षेत्र, बृहद हिमालय या उच्च हिमालयी क्षेत्र नोट करिएगा। यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में विस्तारित है या स्थित है। उच्चस्थ हिम शिखर हिम घाटियों के कारण, उच्चस्थ हिम शिखर या हिम घाटियों के कारण यह भूभाग मनोरम दिखता है। यह भूभाग मनोरम दिखता है। यह भूभाग मनोरम दिखता है। इसका विस्तार मुख्य केंद्रीय भ्रंश से, इसका विस्तार, आपने विस्तार तो नोट ही कर लिया तो इसको नहीं नोट करना है। इस भाग की चौड़ाई, इस भाग की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर, इस भाग की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तथा ऊंचाई 4500 से 7817 मीटर तक है, तथा ऊंचाई 4500 से 7817 मीटर है। यह श्रेणी उत्तराखंड राज्य के, यह श्रेणी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि 6 जिलों में पूर्व से पश्चिम विस्तारित है। ठीक है। भागीरथी, अलकनंदा, धौली तथा गौरी गंगा नदियों द्वारा, भागीरथी, अलकनंदा, धौली तथा गौरी गंगा नदियों द्वारा इसको कई भागों में विभक्त किया जाता है। इसको कई भागों में विभक्त किया जाता है। ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है।
मानसूनी पवने पर्वतों से टकराकर, मानसूनी पवने पर्वतों से टकराकर इस क्षेत्र विशेष में मूसलाधार वर्षा कराती हैं। इस क्षेत्र विशेष में मूसलाधार वर्षा कराती हैं। बृहद हिमालय के निचले भागों में, बृहद हिमालय के निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान देखने को मिलते हैं। बृहद हिमालय के निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान देखने को मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, प्यार और अल्पाइन कहते हैं, जिन्हें बुग्याल, प्यार और अल्पाइन कहते हैं। यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य, यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य पशुपालन है। इसके अलावा जड़ी बूटियों और हस्तशिल्प का व्यापार भी, इसके अलावा जड़ी बूटियों और हस्तशिल्प का व्यापार भी क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है, क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया बृहद हिमालय। अब हम बात करते हैं लघु हिमालय की। ठीक है, तो चलिए लघु हिमालय हेडिंग डालिएगा, और महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं शिवालिक और लघु ही हैं। तो लघु हिमालय की बात करेंगे अब, चलिए नोट करिएगा। यह पर्वत श्रेणी शिवालिक के उत्तर में, यह पर्वत श्रेणी शिवालिक के उत्तर में तथा बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह पर्वत श्रेणी शिवालिक के उत्तर में तथा बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अब ये मैं नहीं लिखा रहा हूँ कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश द्वारा ये अलग होता है, भ्रंशों के बारे में आपको बता दिया है, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, अलग होता है, इसमें नोट करिएगा। उत्तराखंड के चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा देहरादून जैसे 9 जिले, उत्तराखंड के 9 जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत या इस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, इस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इस श्रेणी में जीवाश्म का सर्वथा अभाव पाया जाता है। इस श्रेणी में जीवाश्म का सर्वथा अभाव पाया जाता है। इसका निर्माण प्रीकैम्बियन तथा पैलियोजोइक काल में, इसका निर्माण प्रीकैम्बियन तथा पैलियोजोइक काल में हुआ है। यहाँ पर स्लेट, चूना पत्थर, शैल, नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें, यहाँ पर स्लेट, चूना पत्थर, शैल, नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की चौड़ाई 70 से 120 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 70 से 120 किलोमीटर तक है और इसकी ऊंचाई
और इसकी ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के बीच है। और इसकी ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के बीच है। ठीक है, चलिए आगे नोट करिएगा। इस श्रेणी में विभिन्न खनिज भी पाए जाते हैं। इस श्रेणी में विभिन्न खनिज भी पाए जाते हैं, जिनमें तांबा, अल्मोड़ा और पौड़ी से, जिनमें तांबा, अल्मोड़ा और पौड़ी से, एस्बेस्टस पौड़ी गढ़वाल से, ग्रेफाइट पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा से, ग्रेफाइट पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा से प्रमुख हैं। ठीक है, नोट करिएगा। कुमायूं क्षेत्र में विस्तारित इस श्रेणी में, कुमायूं क्षेत्र में विस्तारित मतलब कि जब इस श्रेणी का विस्तार हम कुमायूं क्षेत्र में, इस तरह मत लिखिए, थोड़ा सा गलत हो जाएगा इसका अर्थ। आप ऐसे लिखिए, जब इस क्षेत्र का विस्तार कुमायूं क्षेत्र में हम देखते हैं, या जब इस श्रृंखला का विस्तार, इस तरह नोट करिएगा, जब इस श्रृंखला का विस्तार हम कुमायूं क्षेत्र में देखते हैं तो हमें अनेक झीलें भी देखने को मिलती हैं। तो हमें अनेक झीलें भी देखने को मिलती हैं, जिनमें नैनी झील, नौकुचिया ताल, जिनमें नैनी झील, नौकुचिया ताल, पूना ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल आदि प्रमुख हैं। यहाँ पर औसत वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर औसत वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ग्रीष्म काल में यहाँ मौसम बहुत ही सुहाना रहता है। ग्रीष्म काल में यहाँ मौसम बहुत ही सुहाना रहता है और औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। 18 से 20 के बीच तापमान यहाँ पर रहता है। इसको भी आपको नोट करना है। ठीक है, आगे नोट कर लीजिएगा। इस पर्वत श्रेणी के ढालों पर, या इस पर्वत श्रेणी की आप कह सकते हैं दक्षिणी भागों में, इस पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। इस पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल या प्यार कहते हैं। जिन्हें बुग्याल या प्यार कहते हैं। इसी तरह के जो घास के मैदान आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं उनको मर्ग कहते हैं। इसी तरह के जो मैदान आपको कुल्लू में देखने को मिलते हैं उसको थच कहते हैं। तो ये घास के मैदान ही होते हैं, मुलायम घास के मैदान ही होते हैं। इनके क्षेत्र विशेष में नाम अलग अलग होते हैं, वो नाम भी आपको पता होना चाहिए कि घास के मैदानों को किस क्षेत्र में क्या नाम देते हैं। जैसे यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो विभिन्न महादेशों में घास के मैदानों के नाम अलग हैं। जैसे आपने सुना होगा कैंपोस घास के मैदान, पंपास घास के मैदान, फिर कैंटबरी घास के मैदान। तो इस तरह के घास के मैदानों को स्थान विशेष का नाम दिया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मानव निवास की दृष्टि से, अगली लाइन नोट करिएगा। मानव निवास की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। पथरीली मिट्टी होने के बावजूद
पथरीली मिट्टी होने के बावजूद, पथरीली मिट्टी होने के बावजूद पर्वत घाटियों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक, पर्वत घाटियों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक सीढ़ीदार खेत के निर्माण द्वारा यहाँ पर खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेत के निर्माण द्वारा यहाँ पर खेती की जाती है। सेब, नाशपाती, अखरोट आदि कुछ प्रमुख बागवानी फसलें इस क्षेत्र से संबंधित हैं। चलिए, अब अगला नोट करना है आपको। लास्ट जो हमारा बच्चा है वो है शिवालिक। तो शिवालिक क्षेत्र नोट करिएगा। चलिए, इसमें नोट करिएगा। भाबर क्षेत्र के ठीक उत्तर में, भाबर क्षेत्र के ठीक उत्तर में और लघु हिमालय के दक्षिण में विस्तारित क्षेत्र को, और लघु हिमालय के दक्षिण में विस्तारित क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में स्थित 7 जिले, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में स्थित 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इस श्रृंखला की अधिकतर चौड़ाई, इस श्रृंखला की अधिकतम चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। इस श्रृंखला की अधिकतम चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। कहीं कहीं यह चौड़ाई बढ़कर, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे चौड़ाई कम है, लेकिन जब पश्चिमी भागों में देखते हैं चौड़ाई ज़्यादा है। तो कहीं कहीं यह चौड़ाई बढ़कर 50 किलोमीटर तक भी हो गई है। ठीक है, लेकिन यह विशेषकर किस भाग में है? पश्चिमी भाग में है। यह भी आपको पता होना चाहिए। इस पर्वत श्रृंखला के चोटियों की ऊंचाई, इस पर्वत श्रृंखला के चोटियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर, इस पर्वत श्रृंखला के चोटियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर के बीच है। इसका निर्माण 1.75 लाख से, इसका निर्माण 1.75 लाख से 3 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। काल की बात करें तो मायोसीन से निम्न प्लायोस्टीनशील काल तक, मायोसीन से निम्न प्लायोस्टीन काल तक, प्लायोस्टीन काल तक माना जाता है। ठीक है, प्लाइस्टोसीन काल तक माना जाता है। मायोसीन से प्लाइस्टोसीन काल तक माना जाता है। यह सबसे नवीनतम श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। हिमालय के ज़्यादातर पर्यटन स्थल
हिमालय के ज़्यादातर पर्यटन स्थल इसी रेंज में देखने को मिलते हैं। हिमालय के ज़्यादातर पर्यटन स्थल इसी रेंज में देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र विशेष में अनेक प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। इस क्षेत्र विशेष में अनेक प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं जो स्थानीय लोगों के आजीविका का एक साधन भी हैं। जो स्थानीय लोगों के आजीविका के एक साधन के रूप में भी हैं। जो स्थानीय लोगों के आजीविका के एक साधन के रूप में भी हैं। खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट तथा ऋषिकेश के पास की डोलामाइट चट्टानों से चूने मिलते हैं। मतलब इस क्षेत्र विशेष का जो भाग देहरादून से संदर्भित है वहाँ पे चूने पाए जाते हैं, बालू पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। तो इस दृष्टि से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गया आपका शिवालिक का क्षेत्र। अब बात आई है भाबर और तराई की। तो भाबर और तराई के बारे में भी जान लेते हैं। मोटा मोटा तो हम जानते हैं, लेकिन आप इसमें नोट कर लीजिएगा। भाबर और तराई में कुछ है नहीं। भाबर में आप विशेष रूप से, क्योंकि पथरीली भूमि है, ककड़ीली है, बड़े बड़े बोल्डर होते हैं जिससे नदियाँ यहाँ पे जो हैं आती हैं तो वो विलीन हो जाती हैं, यानी बोल्डरों में विलीन हो जाती हैं। और पथरीली ककड़ीली भूमि होने के कारण इस क्षेत्र विशेष में कृषि से संबंधित गतिविधियाँ नाम मात्र की होती हैं, शून्य होती हैं, आप कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया भाबर का क्षेत्र। भाबर के बारे में आप बता दोगे। फिर इसके बाद बात आती है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जैसा कि हमारा, आप कह सकते हैं कि आपका जो राज्य पड़ता है, जो जिला पड़ता है हरिद्वार, हरिद्वार से जो क्षेत्र शुरू होता है, गंगा का मैदानी क्षेत्र जिस प्रकार से उपजाऊ है, उसी प्रकार से हमारा तराई का क्षेत्र भी उपजाऊ है। हालांकि यहाँ की भी भूमि जो है दलदली भूमि है, हालांकि यहाँ भी कंकड़ पत्थर युक्त मृदा पाई जाती है, लेकिन उन सब के बावजूद भी ये जो मृदा है, ये जो क्षेत्र है, ये जो भूमि है, काफ़ी उपजाऊ है। और इसकी समानता जो है वो गंगा के उपजाऊ मैदानों से की जाती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि उत्सुक कूप भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इस क्षेत्र विशेष में आपको देखने को मिलता है तराई के। तो तराई के बारे में आप नोट कर सकते हो। तराई के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि इसका विस्तार, कि किस प्रकार से भौगोलिक विभाजन किया जाता है उत्तराखंड राज्य विशेष का, ये आपने देख लिया। अब जब भौगोलिक विभाजन हो गया तो भौगोलिक विभाजन के बाद जो हमारा प्रमुख आता है वो आता है जलवायु, ठीक है। जलवायु हमारा महत्वपूर्ण आता है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है, अब अभी तक हमने पहला देखा उत्तराखंड की भौतिक संरचना, अब हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की जलवायु। ठीक है, उत्तराखंड की जलवायु। अब जब हम किसी भी, चाहे हम उत्तराखंड की जलवायु पढ़ें, हम हिमाचल प्रदेश की जलवायु पढ़ें, कहने का मतलब है किसी भी क्षेत्र विशेष की जब हम जलवायु के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ फैक्टर हमें पता होना चाहिए जो किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्या क्या फैक्टर हैं? जैसे सबसे पहले आता है अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। दूसरा आता है समुद्र तल से ऊंचाई या समुद्र से दूरी, कह लीजिए समुद्र से दूरी, ठीक है। तीसरा आता है उच्चावच, ठीक है। चौथा आता है जलवायु, जलवायु की हम बात कर रहे हैं तो उच्चावच हो गया, समुद्र से दूरी हो गई, अक्षांश देशांतर हो गया। इसके बाद आता है वायुदाब।
वायुदाब भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो आपको किसी भी, जब आप स्थान की जलवायु के बारे में देखते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जलवायु की बात हो रही तो वर्षा भी यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है, वर्षा या आप जल कह लीजिए। तो किसी भी स्थान विशेष की जलवायु का अध्ययन करने के लिए हमें उस क्षेत्र विशेष का अक्षांश देशांतर पता होना चाहिए, हमें उस क्षेत्र विशेष की समुद्र से दूरी पता होना चाहिए, उस क्षेत्र विशेष का उच्चावच पता होना चाहिए, वायुदाब पता होना चाहिए तथा वर्षा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यदि इतनी जानकारी है तो निश्चित रूप से हम चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं, हम जलवायु के बारे में जानकारी कर सकते हैं। अब उत्तराखंड की जब जलवायु की बात आती है तो सबसे पहले जैसे हमने बताया कि किसी भी स्थान विशेष के जलवायु के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले वहाँ के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, समुद्र से दूरी, उच्चावच, वायुदाब और वर्षा। उच्चावच की बात यदि हम करें तो अभी जो आपने भौतिक विभाजन पढ़ा है वहाँ पर हमने काफ़ी कुछ उच्चावच इसका देख लिया है कि किस प्रकार से इसका उत्तरी भाग अधिकांश ऊंचाई वाला, दक्षिणी भाग निचली ऊंचाई वाला और मध्य भाग जो है वो मध्यम ऊंचाई वाला है, ये हमने देखा है। अब यहाँ पे जलवायु की बात हो रही है तो किसी भी प्रदेश की यदि हम बात करें, भारत में यदि हम बात करें तो आप देखते होंगे कि जलवायु में, जैसे आप यदि उत्तराखंड की बात कर लो तो आप देखते हो कि समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो भी अलग है, भिन्न भिन्न स्थानों की ऊंचाई में भी विभिन्नता यहाँ पे देखने को मिलती है, पर्वत श्रेणियों की दिशा, ढाल की प्रवणता भी देखने को मिलती है और ये सारे के सारे फैक्टर होते हैं जो किसी जलवायु को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। जलवायु की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में 3 जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी? ग्रीष्म जलवायु, ठीक है, शीत जलवायु या शरद और वर्षा ऋतु। 3 ऋतुएं हमें लगभग पूरे भारत में 3 ऋतुएं देखने को मिलती हैं और भारत का ही भाग है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में भी 3 ऋतुएं विशेषकर देखने को मिलती हैं। अब इसमें देखें तो ग्रीष्म ऋतु को यहाँ पे क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु को यदि हम बात करें, सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी स्थान के जलवायु विशेष के लिए क्या चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, मुख्य रूप से किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए वो हमने देखा, फैक्टर क्या होते हैं। अब जब बात कर रहे हैं उत्तराखंड की तो 3 प्रकार की जलवायु हमने देखा। अब इसमें जब हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकाल की जब हम बात करते हैं तो ग्रीष्मकाल का कुछ अलग नाम उत्तराखंड में दिया जाता है। नाम क्या है? इसको स्थानीय भाषा में रूड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूड़ी। इसको स्थानीय भाषा में रूड़ी बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। कहीं कहीं इसको खरसाऊ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता हो गया कि स्थानीय भाषा में रूड़ी या खरसाऊ भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वर्षा ऋतु को यहाँ पे बोलते हैं बसगाल व चौमासा। बसगाल व चौमासा ये बोलते हैं किसको? वर्षा ऋतु को बोलते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, ये बोलते हैं ग्रीष्मकाल को। अब बात आती है शीतकाल की। शीतकाल को 2 नामों से जानते हैं, एक है अस्युंद, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। दूसरा आपका सामान्य सा नाम है जिसको बोलते हैं शीतकला। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से नाम उत्तराखंड में लिए जाते हैं। तो उत्तराखंड में विशेषकर 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, जिनमें से एक आपकी रूड़ी या खरसाऊ, दूसरा बसगाल या चौमासा, तीसरा अस्युंद या शीतकला। 3 प्रमुख ऋतुएं उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। अब बात आती है एक एक ऋतु का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीष्मकाल की। ठीक है, अब आपने जो पढ़ा होगा मानसून, यदि पढ़ा होगा आपने भूगोल विषय में, तो उसको आपको कुछ याद करना है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु को, जिसको आप रूड़ी या खरसाऊ बोलते हो, रूड़ी या खरसाऊ बोलते हो, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा? आप जानते हो जब वर्षा ऋतु के बारे में हमने पढ़ा है, यदि आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आपने एक फैक्टर देखा होगा, क्या कि है विषुवत रेखा। ध्यान से समझिएगा, ये आपका है इक्वेटर, विषुवत रेखा। और भारत भूमि का जो विस्तार पाया जाता है, आप जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से है। ठीक है, मान लिया हमने ये आपका 8 डिग्री है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका जो क्षेत्र है ये आपका हो गया 8 डिग्री 4 मिनट।
या दूसरे फिगर में हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा बड़े में बना के। ये आपका हो गया इक्वेटर, ये आपका हो गया ये जो लाइन है डॉटेड 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ से आपके मुख्य भाग का विस्तार शुरू होता है भारत के। अब आपने सुना होगा ग्रीष्म ऋतु के संबंध में कि ग्रीष्म ऋतु का आगमन भारत में तब होता है जब सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ गति करता है। मतलब जब तक सूर्य विषुवत रेखा पर है तब तक नहीं, जैसे सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ मूव करेगा भारत में तुरंत मौसम परिवर्तन हो जाएगा, तुरंत मौसम बदलने लगेगा। अब विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ ये गति कब करता है तो आप जानते हो, एक फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, सूर्य की जो गति है 1 माह में 8 डिग्री अक्षांश की गति करता है, 8 डिग्री मूवमेंट करता है 1 माह में। तो कहने का मतलब है कि आपने सुना होगा कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कब लंबवत चमकता है ये आप बताएंगे। कर्क रेखा पर जून माह में लंबवत चमकता है। कर्क रेखा की यदि हम बात करें तो 23.5 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। मतलब जून माह में सूर्य जो है 23.5 डिग्री की गति कर जाता है। अब अगर 23.5 की गति कर जाता है तो यदि हम मान लें, इसको 24 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो यदि 24 जून में यदि हम देखें 24 डिग्री पे है और इसको लौटा दो तो आप देखोगे कि 16 ये आपका आएगा 16 डिग्री। और 16 डिग्री की यदि हम बात करें 15.5 या 16 की बात कर लो तो यहाँ पे जो सूर्य होगा ये पड़ेगा मई माह में, ठीक है, मई माह में हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि अप्रैल हो गया, ये 8 डिग्री वाला अप्रैल हो गया, ठीक है। अप्रैल के बाद विषुवत रेखा पे आप चले गए तो मार्च हो गया। तो कहने का मतलब है, ये मैंने क्यों बताया कि 1 माह में 8 डिग्री की गति करता है, जिससे हम ये समझ सकें कि किस माह के बाद हमारे यहाँ ग्रीष्म काल का आगमन होता है। तो ग्रीष्म काल का जो आगमन होता है वो मार्च माह के बाद होता है, क्योंकि मार्च माह में सूर्य इक्वेटर पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है, और मार्च माह में ही यह बढ़ने लगता है कर्क रेखा की तरफ। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसमें यदि आप देखो तो सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है, 21 जून को। 21 जून के बाद यह पुनः दक्षिणायण होने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सबसे पहली बात, आपको अपने राज्य का अक्षांशीय विस्तार याद रखना है। आपके राज्य का जो स्थानीय अक्षांशीय विस्तार है वो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक है। ये आपको याद रखना है जब आप जलवायु अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो अक्षांशीय विस्तार है वो शुरू होता है 28 डिग्री 43 मिनट से, और आपको पता है कि जो सूर्य है वो गति कैसे करता है, 21 जून तक गति करता है और ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। मतलब कि सूर्य जो है कभी भी 23.5 डिग्री के उत्तर नहीं जाता है, और अगर सूर्य 23.5 के उत्तर नहीं जाता है तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य कभी भी 23.5 अंश या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर नहीं जाता है। मतलब कि सूर्य जो लंबवत चमकता है वो कर्क रेखा तक ही चमकता है। मतलब कर्क रेखा जिन क्षेत्रों से, जिन प्रदेशों से होकर जाती होगी, उन्हीं प्रदेशों में सूर्य लंबवत चमकता है, और उसके बाद 8 डिग्री मतलब उसके दक्षिण जो क्षेत्र हैं वहाँ पे लंबवत चमकता है। कर्क रेखा के उत्तर में जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कभी सूर्य लंबवत नहीं चमकता है, ठीक है। और अगर सूर्य लंबवत नहीं चमकता है तो निश्चित रूप से ताप कम होगा, क्योंकि जहां सूर्य लंबवत चमकता है सबसे ज़्यादा ताप वहीं पर होता है, उस क्षेत्र में होता है। तो एक फैक्ट ये पता हो गया कि सूर्य कभी भी इसके एबव नहीं जाता है, जिसके कारण, क्योंकि उत्तराखंड भूमि का विस्तार है 28 डिग्री से, और इसका मतलब हुआ कि सूर्य कभी भी उत्तराखंड में लंबवत नहीं चमकता है। पहला फैक्ट। दूसरा, आपने देख लिया कि मार्च माह के बाद सूर्य जैसे ही उत्तरायण होता है ग्रीष्म काल का आगमन हो जाता है, और 1 माह में 8 डिग्री अक्षांश की गति सूर्य करता है। ये आपने देख लिया किस तरह से करता है, वो आपने देख लिया कि मार्च से चलता है, अप्रैल माह में ये आ जाता है, भारत भूमि में प्रवेश करने वाला होता है,
मई माह में ये 16 डिग्री लगभग अक्षांशों पर, और इसके बाद जून माह में ये पहुंच जाता है आपके 23.5 डिग्री अक्षांशों पर। ये आपने देख लिया। अब यदि उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो आप देखते होंगे कि उत्तराखंड में भी जो ग्रीष्म काल का समय बताया गया है वो बताया गया है मार्च से मध्य जून तक। ठीक है, मध्य